था कि बच्चे मिट्टी उट्टी में खेलते थे तो नॉर्मली मिट्टी खाते होते भी थे, मिट्टी खाने के साथ में उनके मुंह में कीड़े उड़े भी जाते थे। तो उस टाइम में ज़्यादा पेशेंट्स मिलते थे, क्योंकि अभी मैंने ऐसा नहीं देखा, बट हमारे बचपन में मुझे याद है कि मेजॉरिटी लोगों को बोलते थे, बच्चों को खास करके बचपन, मेजॉरिटी मतलब हर घर में एक आख हिस्ट्री होती ही होती थी कि बच्चे के पेट से जब पॉटी हो रही है तो साथ में उसके कृमि या केचुआ निकल रहा है ना, जो आपका हुक्मवर्म वाला कंसेप्ट है। रियल में वो आपका अर्थवर्म नहीं होता है, बट गांव के लोग या नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि केचुआ निकल रहा है। ठीक है, उस तरह के पेशेंट्स आते हैं। और कई बार होता है जो कुष्ठ के पेशेंट होते हैं, स्किन के पेशेंट होते हैं, तो उनके केस में आप देखेंगे तो वहां पर भी कृमि का विचार होता है। या सिंपल सा वर्ड में कह सकते हैं कि कई बार चीजें नजर आती, कई बार नहीं नजर आती हैं, क्योंकि बहुत सारे कृमियां, इनको माइक्रोस्कोप वगैरह टेस्ट होगा तब पता चलेगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि उसमें कृमि हर चिकित्सा करना ही करना है। कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है स्किन डिसीज वगैरह में करना होता है, क्योंकि उनके जो हेतु होते हैं, जैसे कफज कृमि, सॉरी, कुष्ठ वाले जो कृमि होते हैं उसमें रक्त दुष्टि में निदान होता है, तो वहां पर रक्त के साथ में कृमिहर चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब रक्त शोधक तो देते ही, वो हर कोई जानता है कि स्किन की डिसीज होती है तो रक्त शोधन करता ही करना होता है, लेकिन रक्त शोधन के साथ में ये सारी चीजें करना है। तो अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर जैसे अपना देखा था इधर में सॉरी, कि जैसे अग्निमान जीर्ण वगैरह था या अम्लपित्त था, इन सब पर बिल्कुल एक स्वतंत्र अध्याय नहीं थे आपकी संहिताओं में। लेकिन यहाँ वहाँ पर जैसे माधव निदान वगैरह में तो था, बट आपकी बृहत्तरई में बहुत कम जगह था, है ना। बट कृमि रोग के केस में हर किसी ने लिखा है। चरक ने भी 20 माना, सुश्रुत ने भी 20 माना, अष्टांग जी ने भी माना, बट उनके टाइप में फर्क है। मतलब 20 प्रकार हर किसी ने माना है, उसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। तो कृमिजन्य रोगों का बहुत ज्यादा है। और कृमिजन्य रोग का तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के जितने पेशेंट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप अपना ये समझो कि अगर मल का संचय जिसके अंदर हो रहा है तो कहीं पर भी गंदगी टिकेगी तो कीड़े मकोड़े पनपेंगे ही। और ह्यूमन बॉडी तो वैसे ही भाई एक लिविंग चीज हो गई ना, तो वहां पर तो और ज्यादा चांसेस होते हैं। बल्कि डेड जगह पर नहीं हो सकता कि फर्श में कचरा जमा, तो वहां हो सकता है कृमि बने ना बने, बट कहीं पर भी लिविंग वाली कोई चीज कचरा इकट्ठा होती है तो बनते ही बनते हैं। तो जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन के क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहां पर भी प्रिकॉशनरी मैं मानती हूँ कि अगर हफ्ता 10 दिन का 15 दिन का आप कृमिहर चिकित्सा दे देते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। ठीक है, आगे एक दो केस है अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास एक बच्चे की हिस्ट्री आई थी, आप लोग को पता होगा अगर सेशंस वगैरह सुनते होंगे। तो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के चेहरों का कलर अगर एक जैसा नहीं दिखता है, खास करके फेस पर देखिए ना, छोटे छोटे व्हाइट तरह के दाग दिखते हैं। वो प्योर व्हाइट लिगोडर्मा नहीं होता, बट हल्का सा मतलब कह सकते हो डिस्कलरेशन होता है। तो ऐसे चीजों में पता है कि ये मेन जो हेतु होता है, ये इसके पीछे कृमि होता है। तो वहां पर आप कृमिहर चिकित्सा करिए तो बच्चे का ठीक हो जाता है। या जैसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको गुद रीजन में कंडू वगैरह होता है, तो वहां पर भी आप कृमिहर चिकित्सा करिए। बट वो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, हार्डली मतलब कह सकते हो कि टॉडलर वगैरह या एज के या और छोटे होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो चीजें नहीं होती, लेकिन फेस पर दिखता है। कई बार यंग एज की बच्चियां या बच्चे होते हैं तो उनके भी फेस को हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर वहां पर भी डिस्कलरेशन दिख रहा है, खासकर ये सब चीजें 10, 12, 15 साल तक की एज तक के बच्चों पर ज्यादा नजर आता है, तो वहां पर आपको कृमिहर चिकित्सा दीजिए। मैंने तो जैसे उस बच्चे केस में दैट टाइम मोस्ट वाली ही वॉज 8 or 9 year old, तब मैंने उसको, मेरे सेंटर की ही बात है, यस 2019 अभी वो क्लास 8th में है, 19 6 9 मतलब हाँ, वही सेकंड थर्ड में था, 8 9 साल की उम्र रही होगी मोस्ट वाली, ऐसे छोटा रहा होगा। तो मैंने बेडंगारेस्ट चलाया था 15 दिन में और पूरा फेस का सबसाइड हो गया था। तो बताने का मतलब ये है कि कृमि चिकित्सा को आप लोग कंसीडर करेंगे। आज देखो और भी बहुत कम लोगों ने, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कृमिजन्य रोगों का एक वजह ये भी हो सकता है कि कुष्ठ के केस में भी कृमि होते हैं, यक्ष्मा के केस में, ट्यूबरकुलोसिस का तो आप लोग को पता ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और आपके कुष्ठ का लेप्रोसी के केस में मॉडर्न में भी डिफाइन है कि उसमें इन्फेक्शन हो की बैक्टीरियल वजह होती है, लेप्री, है ना। ग्रहणीय रोग के रोगाधिकार में भी जैसे स्प्रू वगैरह डिसीज होते हैं, कुछ और भी होता है, तो ग्रहणीय रोगाधिकार का भी कृमि वजह होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पांडु जो एनीमिया के केस में पक्का सी बात है कि भाई कृमि अंदर पड़े होंगे, तो जो कुछ भी आप खा पी रहा है या मतलब जो भी इंसान ने खाया वो सब सारा वो कृमि खा गए, तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन ही, नरिशमेंट ही नहीं हुआ, तो इस वजह से भी पांडु हुआ। और हृदय रोग में भी हृदय के कृमियों का वर्णन हमारे यहाँ किया है शास्त्रों में, और रियल में भी करना चाहिए कि जब भी हृदय के रोगी आते हैं तो उनकी कृमिहर चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है,
अब कृमियों का सोचो क्यों वर्णन आगे अपनी संहिताओं में शुरुआत से, क्योंकि हमारे यहाँ अथर्ववेद में भी कृमियों के वर्णन किए गए हैं और उनको वही बोला गया कि पर्वतों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, औषधियों में रहते हैं, जल प्रदान क्षेत्रों या जल में रहने वाली जो भी चीज़ होती है उन सब में होता है। और वहाँ पर सूर्यदेव और सरस्वती भगवान दो मतलब जी की आराधना की गई कि इन सारे कृमियों का नाश करें। आपको पता ही है कि सन के अंदर एंटीबैक्टीरियल या हर तरह के जीवाणुओं को मारने की क्षमता होती है, ये हर कोई जानता है। बट यहाँ पर एक कंसिडर और करने की चीज़ है कि सिर्फ सरस्वती मतलब सूर्य भगवान को नहीं, सरस्वती जी को भी कंसीडर किया गया है जो हमारी विद्या की देवी हैं। तो स से सूर्य, स से सरस्वती, आप ऐसे भी याद रखना। कभी रेयर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट अपने दिमाग में होना चाहिए। या मान लीजिए आप में से किसी का टॉपिक ही कृमि रोग हो गया तो उसके लिए बहुत सही है, ठीक है। और वैदिक मंत्र जो हैं उसके लिए बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो वेद हैं ना, वेदों में सारे मंत्र हैं और मंत्रों का एप्लीकेशन का मतलब उनको यज्ञ कैसे करना है, तो हर काम के लिए मंत्र दिया गया और उस मंत्र को कैसे यूज़ करना है वो सब आपने अपने दर्शन पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर उन सारे कृमियों को नष्ट करने के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। तो जिस किसी को, अगर किसी ने पढ़ा होगा, हालांकि आप लोग की इस तक अथर्ववेद तो कोई नहीं पढ़ा रहता, मेरे पास बुक है पर मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अभी देख लिया। अब रेफरेंस खोजूंगी, किसी दिन मिल गया मतलब कहाँ पर किस कैसे दे रखा है तो बताऊंगी मैं कभी। तो अथर्ववेद में इस तरह के मंत्र भी दे रखे हैं, वेदों में मंत्र हैं जिससे कृमियों का हनन या नाश होता है, ठीक है। मॉडर्न डेज में भी पता है आपको, पर्वत है, वन है, जल बहुल देशों में पहले जो है, अभी तो मेरे ख्याल से लगता है शायद कम हो गया, बट वरना गोरखपुर वगैरह साइड जो ये बिल्कुल पानी वाले जो एरिया हैं जिधर पानी रुकता था खास करके, वहाँ पर फाइलेरिया वगैरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। या मुझे याद है कि अभी की बात नहीं है, 2013-14 की बात है या शायद थोड़ा सा और आगे की बात है, नहीं थोड़ा और पहले की बात है। यहाँ पर गोरखपुर में 2 बार ये ब्रेन फीवर के बहुत सारे मेनिंजाइटिस वगैरह के केस आए थे, तो वहाँ पर भी कृमि का हेतु उत्थान मिला था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, फाइलेरिया, मलेरिया, सारी चीज़ें उधर ज़्यादा मिलती थी। और साथ में गिनी वर्म, हाइड्रेटेड वर्म वगैरह सब साड़ा पर है। अथर्ववेद के अलावा ऋग्वेद में भी एक मंत्र द्वारा कृमियों द्वारा गर्भ को नष्ट करने की बात की गई। तो जो लोग गायनी है, तो गायनी में भी है कि आप ये समझो कि यूट्रस के अंदर जो गर्भ की मृत्यु हो रही है या गर्भपात हो रहा है, तो उसके पीछे भी एक कृमि के बारे में बताया गया है। और आज की डेट में देते हो मॉडर्न में कि बहुत सारी शुरुआत में प्रेगनेंसी खराब हो जाती है तो हम लोग टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर टॉर्च पॉजिटिव आता है। तो आपको पता है कि टॉर्च कॉम्प्लेक्स में रुबेला उबेला जो दुनिया भर का है वो सब सारी चीज़ें क्या है, आप उन्हीं से कंसिडर कर सकते हो। तो टॉर्च कॉम्प्लेक्स वाला आप करते हो सारी चीज़ें, टाइफाइड है, ये है, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पर ये किया गया है। तो मीन्स एक नॉर्मल भी है और ऋग्वेद में भी दे रखा है, अथर्ववेद में भी रखा है। और उसके लिए कोई श्री दुर्गादास जी की टीका है, उसमें भी एक श्लोक उन्होंने दे रखा है कि इस तरह के रेफरेंसेस हैं कि गर्भ के अंदर जा कर के वो कृमि, वैसे भी सिंपल वर्ड में समझो, जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है और साथ में उसको पीआईडी वाईडी हुआ तो सब रास्ते सेम है, तो वहाँ से कृमि जाकर अंदर यूट्रस में भी चला गया तो यूट्रस में भी जाकर के बीज की दुष्टि कर सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से गर्भ का मृत्यु हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके जो क्लासिकल हैं उसमें सारे क्लासिक्स में पढ़े हुए हैं। संख्या के बारे में हर कोई 20 मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लोगों ने बोला कि सहज ही होता है, कुछ अंदर ही होते हैं, अवैकारिक होते हैं, मतलब वो किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, और कुछ जन्म के बाद पैदा होते हैं जो कृमि आते हैं उनको विकारिक बोला गया है, ठीक है। तो अवैकारिक एक विकारिक वाला हिसाब तब है, वरना एक है कि बाह्य और अंदर, मतलब एक्सटर्नल कृमि पाए जाते हैं और इंटरनल कृमि पाए जाते हैं, इस तरह के सिस्टम दे रखे हैं। और सुश्रुत जी ने 3 तरह का भेद करने के साथ है एक दंताद और दंत कृमि का वर्णन किया है। तो हर किसी को पता है, या नॉर्मल वर्ड में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए, तो आप समझो कि वहाँ पर भी कृमि वाला कंसेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आगे है कि जैसे स्वेद वगैरह के बाहर, मतलब स्वेद है, पुरीश है, बाहर से जो कुछ बनते हैं या कोई भी मल होता है वहाँ पर आते तो उनको बाह्य करेंगे और फिर अभ्यंतर करेंगे। तो एक्सटर्नल एक इंटरनल वाला कंसेप्ट है, तो बाह्य और अभ्यंतर उसी को कह दिया है। तो स्वेद आदि बाह्य मल्ल में वगैरह होते हैं, जैसे ये सब जो सर्वर में भी आ जाते हैं उन सबको भी कंसिडर करते हैं। उसके अलावा कफज, पुरीशज और रक्तज हैं जो अलग अलग टाइपिंग की गई है, किसी ने 7 कहा है, किसी ने 6 कहा है, यहाँ पर डिफरेंसेस है।
है यहाँ रट लेना, रट्टा उट्टा मार लेना। तो कफज और पुरीसस कृमि के लगभग हेतु सेम होंगे, ये बात याद रखना कि कफकर आहार विहार दोनों के ही हेतु होते हैं, बस जगह से होता है कि कफज वाले मैक्सिमम आपके आमाशय में होंगे, पुरीसस वाले पक्वाशय में होंगे। तो इंटेस्टाइनल वर्म्स के लिए कहा गया है। और जो रक्तज वाले हैं, ये मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह सब सारी चीज़ें हैं जो ब्लड के अंदर रहेंगे, वो वहाँ पर हो गए। या सिंपली ब्लड वेसल्स वगैरह में भी जो रहेंगे वो आपके सारे ब्लड वाले हो गए। तो मॉडर्न के हिसाब से सोचोगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज करेंगे। सिंपल सी बात है, कृमि वहाँ पर है तो वही आधा खाना खा गए भाई, आपको नरिशमेंट नहीं मिला। और जब नरिशमेंट नहीं मिला तो पांडु हुआ, दैट इज एनीमिया कॉज किया। या और भी आगे फर्दर चला गया तो लेप्रोसी या अदर मतलब स्किन डिसीजेस को कॉज किया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके है। और चिकित्सा में आपके हमेशा वही दे रखा है, अपकर्षण, निदान, प्रकृति विघात है और निदान परिवर्जन है। निदान परिवर्जन तो आयुर्वेद की हर क्लासिक्स में या हर बीमारी में निदान परिवर्जन बोला है कि जिस वजह से जो चीज़ हो रही है तो हेतु सेवन पहले बंद करें, दैट इज निदान परिवर्जन। पथ्यापथ्य पालन आपके हर जगह, वहाँ पर कहीं कोई वो नहीं है। यहाँ पर एक अलग सी चीज़ है, प्रकृति विघात और एक अपकर्षण। अपकर्षण का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हाथ से भी खींच करके निकाल सकते हैं, और अगर कहीं कोई दिख रहा है हाथ से खींचने वाली कंडीशन तो हाथ से खींचा, नहीं तो आप इंस्ट्रूमेंट से भी खींच करके निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज अपकर्षण। प्रकृति विघात का मतलब होता है कि उस तरह के अंदर सिचुएशन डेवलप करना कि जिससे वो निकल जाए। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, कृमि क्रव्य मेदत्ति। क्रव्य मतलब मांस होता है, तो मांस के प्रति कृमियों को बहुत उत्साह होता है। तो आप पहले वैसा अंदर सिचुएशन क्रिएट करोगे, वो आएंगे और वहां से फिर रेचन औषधि दे करके उनको निकाल दोगे। इस तरह का सिस्टम दिया गया है। तो चरक सूत्र 19 यानी अष्टोदरी अध्याय में कृमियों का वर्णन है। चरक विमान स्थान में 7 जो है उसमें भी ये व्याधित रूपी अध्याय बोलते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र में कृमि रोग का है। अष्टांग हृदय के निदान स्थान में कुष्ठ सूत्र कृमि निदान है। अष्टांग हृदय का चिकित्सा स्थान जो 20 सूत्र कृमि चिकित्सा अध्याय उसमें है। और माधव निदान ने बढ़िया सा सीधा ही चैप्टर का नाम ही है कृमि रोगाध्याय। तो माधव निदान का 7वां चैप्टर आप लोग बड़े आराम से देख सकते हो कि माधव जी ने जीआईटी के केस में खूब बढ़िया बढ़िया किया है, क्योंकि भाई अम्ल पित्त का अलग वर्णन किया है, अग्निमांत के लिए उन्होंने अलग चैप्टर ही रखा है। तो माधव जी ने कुछ कंटेक्स्ट में माधव की चीज़ें काफ़ी वो हैं। फिर उन्होंने एक अलग टाइप के और भेद किए हैं, वैकारिक के पुनः बाह्य कृमि और अभ्यंतर कृमि। बाह्य कृमि का जैसे यूका है, मतलब जुए जो पढ़ते हैं उसको भी कृमि में ही काउंट किया है। यूका, पिपीलिका। पिपीलिका का मतलब होता है सिंपली जैसे ना ऊपर कुछ चलने टाइप का फील होता है, तो पिपीलिका, लिच्छा, इति, चक्रपाणी है। चक्रपाणी जी ने इसके लिए यूज़ किया है। और उसके बाद है वो भी है स्वेदज है, मतलब जो स्वेद में पैदा होंगे। मलज मतलब जो मल में पैदा होंगे, और जो श्लेष्मज मतलब ऐसे ही कफ वाला हिसाब तब है। और बाय मलज में यूका और लिच्छा 2 आती हैं। तो यूका वाला जू हो गया, लिच्छा भी लीक होती है उसी तरह की, मतलब दोनों लगभग सेम वैरायटी होती है। आभ्यंतर कृमिज में रक्तज है, कफज, पुरीशज है ना। तो रक्तज वाले का याद रखना ऐसे वर्ड है, केशाद, लोमाद, लोमदीप, औदुंबर, सौरसम, मातृ या जंतु माता। कफज वाले का जो है अंतराद, उदराद, हृदयाचुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागुद, महारुजा है। और पुरीशज वाले का केरक, मकुरु, लेली, ससूलक, सौसराद जो है। तो पुरीशज तो ऐसे ही रट्टा मार लेना। रक्तज वाले भी आपको रटना मारना पड़ेगा, या कोई बना सकते हो कोटेशन। मैं कफज का अभी देख रही थी 10 मिनट पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा ख्याल आया कि आंत्र से निकल करके आंत्र नीचे हो गई, जब हम अपने आयुर्वेद के कंसेप्ट से माने तो आंत्र नीचे हो गए, फिर उसे उदर होगा, फिर हृदय। तो अंत्र से उदर को जाते हुए हृदय को चुरा करके वहां पर दर्भ पुष्प, महासुगंधित एक पुष्प था दर्भ पुष्प, जो कि बहुत मतलब सुगंधित था, उससे महागुद में रुजा उत्पन्न किया। तो इस तरीके से भी एक प्रॉपर लाइन बना करके भी रट सकते हो, अदरवाइज नाम रट सकते हो अलग से। हालांकि आपका ये पता ही है कि ककेरुक मकेरू जो है इनका कोई बना सकता है। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग, आप लोग को क्यों बता रहे, हमारे घर में एक बच्ची है, मतलब ननद की बिटिया अभी ग्रेजुएशन कर रही है। तो ग्रेजुएशन के साथ ही मतलब उसने जब से बीए स्टार्ट किया करना, तब से वाईएएस की, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। तो वो ऐसे ही कोटेशंस बना बना करके पढ़ती है, और मतलब काफ़ी बढ़िया वो लोग बना लेते हैं, याद भी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि उस तरह के आर्ट साइड सब्जेक्ट में तो और रट्टाफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर कई बार नाम आ जाता है, या आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है किसी एक का पर्टिकुलर दे करके किस में है। तो कोई कोड वर्ड बनाए रहोगे तो हो जाएगा। एक तो मुझे कफज का ख्याल है, मैं खुद ही लिख दूंगी। और रक्तज के लिए सोचेंगे, देखेंगे, हो सकता है उसका भी बन जाए। इसका तो ये ककेरुक मकेरू, लेली, ससूलक, सौसुरात वैसे ही रटा था उस टाइम, आप लोग के टाइम में हम लोगों ने। तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि वो एक तरह के उसमें है, मतलब उसमें हार्मनी है।
तो उस तरीके से भी कर सकते हो। और सुश्रुत जी ने दंताद और कृमिदंत का अलग से वर्णन किया, वो चरक जी ने ऐसे नहीं बताया हुआ है। उसके अलावा बाह्य कृमि, चरक और वाग्भट दोनों ने बताया है। सुश्रुत जी ने बाह्य कृमि के बारे में वर्णन नहीं किया है। चरक का और जो वाग्भट का जो टाइप है वो सेम है। सुश्रुत जी की डिफरेंसेस है, जैसे रक्तज कृमि चरक ने 6 माने लेकिन सुश्रुत जी ने 7 माने, और श्लेष्मज कृमि चरक ने 7 माने, सुश्रुत जी ने उल्टा कर दिया 6 माना। और पुरीशज कृमि के केस में क्या है कि चरक जी ने 5 माने लेकिन सुश्रुत जी ने 7 माने 2 कर दिया है। तो वही जो बाह्य कृमि वाला डिफरेंस यहाँ से था वो वहाँ से कंसिडर हो गया, तो इसीलिए इक्वल नंबर दोनों का सेम आ गया। ऐसे तो वाग्भट जी के इसको काउंट कर देंगे हम, तो 7 6 13 5 18 2 20, तो इनके भी हैं, मतलब बराबर ही हैं, भले बाह्य कृमि नहीं है। तो चरक और वाग्भट याद रखना नंबरिंग सेम है, मतलब टोटल नंबर तो तीनों ही लोग के सेम है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन अलग अलग किया है रक्तश्लेष्मज पुरीशज वाला, वो भेद चरक और वाग्भट का सेम है, इस बात का याद रखना। अब रक्तज कृमियों को इन्होंने कहा कि निदान जो होगा वो कुष्ठ रोग के समान होगा, मतलब जो कुष्ठ रोग उत्पन्न करने वाले हेतु हैं वही हेतु रक्तज कृमियों वाले में भी हैं। तो वो क्या होंगे, ब्लड वेसल्स में होंगे, मतलब रक्तवाहिनी शिराओं में होंगे, अति सूक्ष्म होंगे, बहुत छोटे होंगे। ऑब्वियस बात है, ब्लड वेसल्स के अंदर रहना तो बेचारे बहुत छोटे होंगे, गोल होंगे, पादबीन होंगे, उनके पास पैर नहीं, या जरूरत ही नहीं, ब्लड फ्लो कर रहा है तो खुद ही अपने आप फ्लो हो गया, है ना, अदृश्य होते हैं। तो आज की डेट में आप उनको बोलते हो कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। रही बात पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनि हमारे खुद ही इतने, उनकी एक अलग आई डेवलप होती थी, तो सारी चीज़ों को देख लेते थे, अदरवाइज ऐसा एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। और आज की डेट में आपको मालूम है जो भी घाव वगैरह होता है, उंड वगैरह, अल्सर वगैरह जो भी फॉर्म होता है, तो कई बार बायोप्सी वगैरह जो कराते हो तो यही सब तो देखते हो, तो वहाँ पर ये सब सारे रहते हैं, या बोलते नहीं पढ़ते होगे उसमें सल्ले में कि वो खा जाते हैं इस तरह की चीज़ों को, स्किन के केस में पढ़ाई है, कृमि लोग खाते हैं, तो वहाँ से भी याद रख सकते हो कि रक्तज कृमि होते हैं वो। और कृमि कहीं पर रहेंगे तो खुजली मचाएंगे ही मचाएंगे, खारिश करेंगे, रोमांच होगा, सुई चुभोनी जैसी पीड़ा होगी, क्योंकि जब खाएंगे पिएंगे तो कष्ट भी तो देंगे, कुछ रेंगने सा अनुभव होगा। कृमि पे चलेंगे तो बॉडी के अंदर फीलिंग भी आएगी, सेंसेशन होगा। और इसी तरीके से त्वचा में रहते हैं, सिरा में रहते हैं, स्नायु में रहते हैं, मांस में, और यहाँ तक कि कई बार कार्टिलेज या तरुणास्थि वगैरह को खा भी जाते हैं। और बहुत पहले टाइम में, हालांकि अभी तो ऐसे मरीज हमने देखे नहीं है, मेरी मदर वगैरह बोलती थी कि मतलब उन लोग के बचपन में, मेरी मदर शी इज़ नो मोर नाउ, 2019 में गुजर चुके हैं, मतलब वो अपने बचपन वगैरह में बताती हैं कि उस टाइम में ऐसा होता था कि कुछ लोग को ऐसी बीमारियां हो जाती थी कि उनकी नाक वगैरह तक बिल्कुल पिचक जाती थी, या नाक को कृमि वगैरह खा जाते थे, तो इस तरह की बीमारियां पहले होती थी। बट मैंने ऐसा कोई पेशेंट अभी तक नहीं देखा है। या पुराने जो लेप्रोसी के पेशेंट्स होते थे तो उनको आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मतलब बुक्स वगैरह में देखा होगा, नॉर्मल तो हो सकता है शायद ही ओपीडी में इस तरह पेशेंट देखे होंगे, तो उनके कई सारे स्किन कटफट करके, मतलब अंग कटफट करके निकल जाते हैं, ठीक है, तो उनके बैठ या गल जाते थे, तो ये नाक कान इत्यादि के बैठ या गल जाते थे। तो ये चीज़ें मैंने सुनी है, इस तरह के पेशेंट्स मतलब इतने खतरनाक मरीज नहीं देखे हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके कई शादी का भी नौस हो जाता था, जो बाल उल होते थे वो सब सारे ही चले जाते हैं। तो कई बार हेयर फॉल वगैरह का ट्रीटमेंट करना है, तो हालांकि यूका लिच्छा तो देख रहे हो सामने सामने लिखा है, हेयर फॉल वगैरह के केस में भी आप कृमिहर चिकित्सा कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मरीज आता है या किसी का भी केस वगैरह सुनते हो तो उसमें सोच सकते हो और करके देख सकते हो, तो वहां से रिजल्ट मिल जाएंगे। उसी तरह कफज कृमि का मैंने आपको पहले ही बता दिया, कफज कृमि का नाम ही है तो पक्का उसी तरह के सारे हेतु होंगे कि दूध बहुत खाता होगा पेशेंट, खास करके इस तरह की चीज़ें बच्चों में ज़्यादा मिलती है कि बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, गुड़ खाते हैं। अब मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, छूटा उसको बोलते हैं हम लोग, है मतलब उसकी मदर बोलती है मेनली, तो मीठे का बहुत ज़्यादा प्रेमी है। अभी तो मुझे लग रहा है थोड़ा सुधर गया है, नहीं तो 1 साल पहले तो अभी मतलब ही इज हार्डली 3.5 ईयर नाउ, तो रहा होगा 2 साल का, तो मीठे का तो दुश्मन था, कहीं से भी मीठा दिख जाए, यहाँ तक कि चीनी और गुड़ भी खाता था, मतलब डेली उसको चाहिए मीठा खाने को। तो मुझे बड़ा वो लगता था, दिमाग में आता था ना कहीं इसके दांत न हो जाए, वो मीठे में कुछ भी चाहिए। लड्डू उड्डू तो इतना था कि मतलब एक बार उसके लिए लाना ही पड़ता था कि हमेशा लाकर घर में कुछ रखो, उसको चाहिए मीठा। तो मतलब मेरा कहने का क्या है, मतलब कि इस तरह के कफज या पुरीसज वाले हेतु आपके कफ वाले हैं, तो इस तरह के ज़्यादा पेशेंट आपको जनरली बच्चों में मिलेंगे,
क्योंकि हेतु वो ऐसे हैं। तो दूध बच्चे पीते ही पीते हैं, गुड़ है, तिल है, मछली, अनुपदेशित प्राणियों का मांस, उड़द से बने पदार्थ है। और जो लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, खीर है, अब कुछ बच्चे मीठा पसंद होते हैं तो खीर खाते हैं। और एक कुसुम का तेल होता है, हालांकि आजकल तो लोग यूज़ नहीं करते। अजीर्ण रहता ही रहता है लोगों में। अवशिष्ट छिन्न पदार्थ, आहार विरुद्ध, असात्म भोजन, इन सब की वजह होती है। कफज वाले का मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका स्थान आमाशय है, और ग्रहणी और पक्वाशय में भी रह सकते हैं। और इनके जो साइज वगैरह है, आकृति है, लंबे फीते के समान, पृथ्वीम गंडूपद सदृश, मतलब हुक वर्म, राउंड वर्म इस तरह के, और रक्ताभ होती है। और कफज कृमि से जब रोगी ग्रसित होगा तो आगे ऑब्वियस सी बात है, कफ बहुत बड़ा होता है तो जी मचलाना, नौजिया वजिया टाइप की फीलिंग आती है। अति प्रसेक प्रवृत्ति, मतलब बहुत ज़्यादा मुंह से लार वगैरह निकल रहा है, अरुचि होता है, ज्वर भी हो सकता है उन सब की वजह से, मूर्छा है, छर्दी, अनाव, वमन, संधि, शिथिल, कृष्णता एवं रुक्षता। तो कभी यार जॉइंट्स वॉइंट्स भी नहीं होंगे सही से, मतलब उनके वही है ना, सब सारा नरिशमेंट तो कीड़े खा जा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या आया। पुरीशस का निदान सेम है कफज कृमि के समान, बस इनका प्रधान स्थान जो है आपका पक्वाशय है। ये भी अहिताहार विहार के थ्रू है, लेकिन ये पक्वाशय से क्या करते हैं, इधर उधर मूव करने की भी इनके अंदर कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं, ये हर जगह आपके जा सकते हैं बड़े आराम से। तो ये कृमियों के पास आज़ादी है, मूव करेंगे। सिर्फ ब्लड वाला जो है उसको पैर के बगैर है, क्योंकि ब्लड इटसेल्फ फ्लो करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये पक्वाशय में इधर ऊपर नीचे दोनों जगह फैलने की क्षमता रखते हैं। तो अधिकतर क्या होगा कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे पुरीशस कृमि। पुरीशस कृमि हालांकि आपने पता है, पढ़ा ही हुआ है, या नॉर्मली ये भी देखा जाता है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके मुंह से जब डकार आती है तो उसमें बदबू आती है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब लोग मूली उली खाए होते तो डकार आती है, बहुत गंदी सा आती है वो। या प्याज खाए हो तो मुंह से स्मेल आती, कोई पास में बैठा हो तो अपने आप पता चल जाता है भाई प्याज खा कर आया है। तो अपने लोग के टाइम में हम लोग ध्यान रखते थे, या जैसे मेरे फादर थे, कभी ऑफिस टाइम जाते टाइम प्याज नहीं खाते थे सुबह कच्चा, शाम को ही खाते थे। तो हम लोग छोटे थे तो मैं सोच नहीं पाती थी इतना कि हाँ वो बाहर जाएंगे स्मेल आएगी इसलिए नहीं खाते हैं। अब लेकिन आज और नॉर्मली क्या होता है ना, वो प्याज उस टाइप की नहीं स्मेल होती है, वो भी अलग से स्मेल होती है। बट कुछ लोग के निश्वास वगैरह में एक अलग से स्मेल आती है। तो वहाँ पर वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ या ट्रीट करती हूँ ऐसे पेशेंट को ये समझ करके कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चीज़ ये भी देखो, पुरीसस कृमि में एकदम साफ साफ लिखा है कि जो उनकी श्वास होता है, निश्वास मतलब जो बाहर निकल रही है, वो दुर्गंधयुक्त होता है। तो कभी भी इस तरह के, क्यों मैं आपको बता रही हूँ, कभी मेरे पास एक पेशेंट आने वाली हैं, उनके साथ भी है। एक दिन वो मेरे से बात कर रहे थे तो मुझे फील हुआ कि उनकी वो स्मेल जो है वो सही नहीं है। उद्गार मतलब बेल्चिंग भी जो होगी, एक होता है कि शुद्ध डकार होती है, एक और डिसीज की डकार होती है, और कुछ लोग की डकार में भी बदबू आती है। तो किसी के डकार में अगर ले रहा है उसमें स्मेल आ रही है, और अगर सांस ले रहा है तो उसमें बदबू आ रही है, तो उसका तरीका ऐसे होता है कि जब आप बात कर रहे हो सामने वाले से तो वहां से पता चल जाएगा। और जो पायरिया वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, जो उनके मतलब मुंह में मतलब गम्स वगैरह में कीड़े लगते थे, तो वो दिखाई तो नहीं देते हैं क्योंकि वो भी बहुत छोटे होते हैं, पर वहाँ पर भी आता है। तो पायरिया का जो पेशेंट होता है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर इटसेल्फ खुद सड़न हो रही थी, तो वहाँ से भी आता है। और जिनके कृमि होंगे, तो कृमि वाले के भी निश्वास से स्मेल आएगी, तो आप उनके पास में बैठोगे, बोलेंगे तो आपको फील होगा। हालांकि अधिकतर ऐसे केसेस में आपको दो ही चिकित्सा करनी है, एक कब्ज की चिकित्सा करनी है और कृमि की चिकित्सा करनी है, इस बात को याद रखना। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ कब्ज की चिकित्सा कर रहे होते हैं तो हमें उतना आराम नहीं मिलता है, जब तक हम कृमि को भी, भाई जो वहाँ पर बैठा है उसको भी तो भगाओगे। फिर ये सूक्ष्म होंगे, गोलाकार होंगे, सफ़ेद लंबे, और उनके सर्दिश मोटे होते हैं, गोलाइली होते हैं, कई बार डार्क ब्राउन कलर के होता है, नीले हरे पीले वर्ण। तो ये सब वर्ण भाई मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, पॉटी वाला एक मुझे बच्चों वाला याद है, और एक बार कई बार कुछ लोगों के पॉटी में वाइट कलर के छोटे छोटे से होते हैं वुंड्स वगैरह। लेकिन ये सब सारी चीज़ें आज से 30-40 साल पहले के जो बच्चे होते थे, 30 साल पहले, तब ज़्यादा होता था क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते थे। अभी का बच्चों का पता नहीं, बिल्कुल भी आज की माँओं को भी नहीं पता होता है। अदरवाइज आप लोग नहीं लेना, क्योंकि बच्चे डायपर पहनते हैं, तो डायपर पहने हुए डायपर निकाल कर यूँ फेंक दिया और पता चला वाइफ से क्लीन कर दिया, तो मदर को खुद ही नहीं पता, मान लो कुछ निकलता भी है। क्योंकि कई बार ये भी हुआ, वाइफ से क्लीन करने में मदर अपने हाथ से अपने बच्चे की पॉटी भी नहीं धोती है, क्योंकि वाइफ से क्लीन किया तो हाथ नहीं लगा। तो अगर स्टिकी स्टूल भी रहता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा तो ही मदर को पता होगा। मैं क्यों बता रही हूँ, अभी किसी का 6-7 ईयर का बच्चा है, हालांकि
आप चिकित्सक हो तो आपको पता है कि बच्चे को देखकर या किसी भी इंसान को देख करके भी उसके आम का बहुत ज़्यादा निर्धारण किया जा सकता है। तो मैंने देखा और साथ में मैंने उसकी कुंडली देखी और पता चला उसकी मदर ऐसे कुछ प्रॉब्लम, अभी शाम को चॉकलेट खाया था 7 बजे, तो फिर पता चला रात के 10-11 बजे बैठ करके उसको नेबुलाइज कर रही हैं और खाने पीने की सारी उसकी उल्टी आदतें थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इस तरीके से करते हो सारी चीज़ें, थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखो। मतलब वो नॉनवेज वगैरह सब खिला रहे थे, हमने कहा कम करिए, सब प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है। और साथ में आप नोटिस करिए कि क्या इसकी पॉटी स्टिकी है कि नहीं है, क्योंकि पॉट में भी लोग नहीं ध्यान देते हैं। जैसे 6-7 साल का बच्चा तो जाएगा ना पॉटी सीटर पर ही जाकर करेगा, मतलब नॉर्मल कमोड पर, तो फ्लश करने से पहले माँ को जरूर देखना चाहिए, खास करके जिनके बच्चे बीमार होते हैं। तो मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ, आप लोग के जब पेशेंट इस तरह के आएंगे पीडिया वाले, तो उनके पेरेंट्स को बताना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर की बताई हुई बात को पेरेंट्स मानते हैं, ये बात समझ लो। क्योंकि हम लोग ऑथराइज्ड हो जाते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान या उनके घर के लोग बताएंगे तो वो उतने नहीं वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें पुरुषस कृमि है तो पक्का सी बात है पुरुष वाले ज़्यादा लक्षण मिलेंगे, तो अति द्रवमल की प्रवृत्ति होगी, अतिसार होगा, लूज मोशंस होंगे, पांडुता, दौर्बल्य, कठोरता, रोमहर्ष इसमें भी है। ठीक है। और गुद प्रदेश में चूंकि पुरुषज है तो गुद प्रदेश में कंडू और रोमांच होता है और एक कृमि मल के साथ बाहर निकलते रहते हैं, और अधिकतर इस तरह की हिस्ट्री अधिकतर बच्चों में होती है। ठीक है। गंदगी वगैरह से सारे उत्पन्न होते हैं। बाह्य कृमियों के केस में बोला है कि बाल, श्मश्रु, लोम, पश्म, पलके तथा वस्त्र पर होता है। मतलब कुछ लोग क्या आप देखोगे ना, आई लैशेस के ऊपर भी होते हैं कृमि, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जगह होते हैं और तिल के समान होते हैं और इनके 6 पैर होते हैं। कई बार इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो श्लोक रटे रहोगे तो बढ़िया होता है। दोष में कफ प्रधान मेन दोष है, त्रिदोषज है कृमि रोग भी, बट कफ प्रधान त्रिदोषज रोग है। दुष्य में रसरक्त और स्वेदादि मल है। बाह्य कृमि जो रहेंगे केश, त्वक, वस्त्र आदि पर पाए जाएंगे आपके। कफज कृमि का जगह आपको पता है अमाशय है। रक्तज कृमि का रक्तवाहिनी सिराएं भी बता दिया है। पुरुषज कृमि जी पक्वाशय में रहेंगे। ठीक है। तो इन सब के लक्षण क्या हो गया, धातु और रसों का क्षय करेंगे, और उसके साथ में क्या होगा, एनीमिया वगैरह हो जाएगा, मतलब पांडु रोग हो जाएगा, रुचि, अतिसार, दौर्बल्य, ज्वर, मूर्छा, विवर्ता, हृदय रोग, गुरु प्रदेश में कंडू तथा शूल की प्रतीति, ये सब मैंने सारी चीजें बता दी। चिकित्सा में हर जगह आयुर्वेद में वही है, संशोधन और संशमन हर जगह किया जाता है, बट कृमि रोगों की मेन चिकित्सा वही होती है, कर्षण, प्रगत विघात और निदान परिवर्जन। तो निदान परिवर्जन तो संशोधन में स्नेहन करेंगे सबसे पहले, फिर स्वेदन करेंगे, फिर कृमिवर्धक आहार खिलाएंगे। कृमिवर्धक आहार खिलाओगे तो कृमि और आकर के बढ़ जाएंगे ना वहाँ पर आपके आमाशय या पक्वाशय में। फिर उसके बाद अस्थापन बस्ती देंगे। देखो यहाँ पर शुरुआत में अनुवासन नहीं देते हैं, अस्थापन बस्ती देंगे क्योंकि बाहर निकालना है। फिर बमन या विरेचन करा लेंगे। बस्ती क्यों, अधिकतर पुरुषज कृमि हो गया या आपके आमाशय में भी कोई होगा तो उसको निकालने का मेन तरीका कोशिश करेंगे नीचे से निकालने। बच्चों को भी कोशिश करते हैं वमन जल्दी ना कराएं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो विरेचक इसीलिए वो कराते हैं, या स्थापन बस्ती दे करके वे डायरेक्ट निकाल लिया। फिर उसके बाद परिषेक व पंचकोलात के वागु देते हैं। फिर बाद में लास्ट में बिडंग तैल से अनुवासन देते हैं। तो बिडंग तैल आपको पता है कि क्या होता है, कृमिहर होता है बिडंग जो होता है, या बिडंगा रिस्ट यूज करते हैं, जैसे मैंने बिडंगा रिस्ट यूज किया था। अब कर्षण में वही है, अगर हाथ से निकाल सकते तो हाथ से निकाला, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट से खींच खांच करके निकालना, इस तरीके की चीजें होती हैं। और इसमें श्रेष्ठ कर्म विरेचन तथा स्थापना, वो मैंने आपको बता ही दिया कि श्रेष्ठ कर्म क्यों है, कि विरेचन के थ्रू भी पॉटी के रास्ते निकल जाएंगे, स्थापन में भी पता ही है आपको पॉटी के रास्ते निकल जाएंगे। और औषधि अपकर्षण भी करते हैं। एक तो नॉर्मल आपने हाथ से खींचा, इंस्ट्रूमेंट से खींचा, एक दवाएं दिया जैसे नासा ही शीर्षो द्वारम, तो नस से दोगे तो जो सर के पास के होंगे, इसीलिए सिरोवरचन वर्ड यूज करते हैं ना, वहां पर जो कृमि होंगे वो निकल जाएंगे। बमन दोगे तो जो आमाशयस्थ होंगे वो निकल जाएंगे। विरेचन के थ्रू आपके पक्वाशय वाले निकल जाएंगे, और स्थापन बस्ती के थ्रू भी आपके पक्वाशय वाले निकल जाएंगे। प्रगत विघात में क्या है कि अब उन लोग को मान लो मीठा पसंद था, है ना, सारी चीज़ें आपने देखी, खीर खा रहा था, तिल खा रहा था, गुड़ खा रहा था, इस तरह की चीज़ें, तो उनके उल्टी चीज़ें देंगे। कटुतिक्त का शायद क्षार एवं उष्ण पदार्थों का सेवन करेंगे, और भी कफग्न और पुरीशग्न कर्म करेंगे जिसके थ्रू कृमि वहाँ पर न पैदा, मतलब उनका एनवायरमेंट ही चेंज कर देंगे जिससे वो लोग वहाँ पर नहीं रहें।
उसके अलावा चिकित्सा में कुछ लोगों ने बोला कि मूलक पर्णी कोई होता है, उसके मूल का रस लेकर के शाली चावल का आटा गूंथोगे और उसमें पका करके वाई विडंग भी डाल देंगे, लवण डाल देंगे, तेल डाल देंगे, पक्का सा उसको पका देंगे। नॉर्मल इंसान को भी दे सकते हो, अगर आपको दिमाग में डाउट रहता है तो नॉर्मल बंदे को भी दिया जा सकता है। उसके अलावा इसमें पंचकोली यूज़ किया है बट विदाउट पिपली वाला है, तो उसमें पिपली, मूल, चब्बे, चित्रक, नागर और लवण युक्त जल ये सब देने के लिए, खट्टी कांजी वगैरह देने को बोला है। या सिंपल वर्ड में आप अपने समझो कि अपने लैंग्वेज में आप उसको पंचकोल दे सकते हो ऐसे मरीज को। अजवाइन वगैरह बहुत काम बढ़िया करती है। बच्चों के केस में अजवाइन दिया जाता है, या अजवाइन का सत्तू बनाकर या अजवाइन का पानी भी दे सकते हो। रात में जैसे आपने उसने कुछ खिला दिया उस तरीके से गुड़ का, या गुड़ और अजवाइन दे दिया, तो बच्चों के केस में काफ़ी आराम आता है। आचार सुश्रुत का हमेशा वही कोटेशन रहता है, सामान्यतः क्रियोगो निदान परिवर्जन, तो आपको याद ही है। तो इसका मेन वही है कि अहित आहार विहार नहीं करना है, सब्जी और फल जो भी चीज़ें होती है बगैर धुले हुए नहीं खाना है, या ज़मीन पर कोई चीज़ गिर गई है तो वो नहीं खाना है, अधिक मीठा उठा नहीं खाना है, और अशुद्ध जल को नहीं पीना, पानी उबाल करके पीना है। सिंपल सी चीज़ें हर किसी को पता रहती है बट एग्जाम में जरूर लिखना होता है। बाह्य कृमियों की चिकित्सा में लिम्बस्टक चूर्ण वगैरह, या पुराने टाइम में ये भी करते थे कि भाई नीम जो है, नीम के पत्ते उन्हीं को पीस करके लगा दिया तो उससे भी निकल जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। और कुमकुमादि धूप है, विशाल धूप है, लाचादि धूप है, ये सब सारी चीज़ें, या बिडंगादि तेल लगा सकते हो, या कुछ लोग नीम का तेल भी लगा देते हैं सर में, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और पारद के भी योग आते हैं, युका पातन योग है पारद आदि का, और चक्रमर्त के बीज से भी युका और लिच्छा का नाश हो जाता है। तो कभी भी जैसे आप लोग के मान लीजिए कभी ऐसी प्रैक्टिस होती है उस एरिया में कि रूरल एरिया है, वहाँ पर बच्चे आए हैं, उसके बालों में बहुत ज़्यादा जूं वगैरह है, तो आप निमस्टक चूर्ण दे सकते हो, मार्केट में आता होगा, देख लेना। नहीं तो नीम की पत्ती, नीम की छाल, इन सब का मिला हुआ बनाया हुआ भी दे सकते हो। नहीं तो सबसे ईजी है कि नीम की पत्तियों को पाउडर बना करके, पेस्ट बना करके सर में लगवा दिया। शारीरिक शुचिता और वस्त्रों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, ये केस पता ही है। नॉर्मली गंदगी से सबसे ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें होते हैं। आभ्यंतर में सर्वकृमियों में इन्होंने बिडंगा दी चूर्ण दिया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने बिडंगा रिस्ट यूज किया था, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट आए। बिडंगा दी चूर्ण में देखो जो कंटेंट है दैट इज सेंधो, लवण है, योछार, कंपिल्लक, पलाश बीज, अजवाइन तथा हरितकी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया और आपके पास कुछ नहीं है और आपको कुछ देना है, तो अजवाइन और हरितकी दे ही सकते हो। तो कुछ चीज़ें अपने किचन मतलब जो आपकी है अपनी फार्मेसी जो है उसमें रखनी चाहिए। जैसे हरितकी वगैरह अपने सेंटर पर जरूर रहना चाहिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो आपका अपना। उसको तक्र के साथ दे दो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आया तो उष्णोदक के साथ दे दो। इसके अलावा कृमि मुदगर रस दे सकते हैं 4-4 घंटे पर मधु के साथ। पारिभद्रावले है 2 बार दे सकते हैं गर्म जल के साथ। बहुत सारी चीज़ें, कृमि मुदगर रस अलग से है, मतलब अलग कंटेंट में लिख सकते हो। शंख भस्म है, नवायस लो। शंख भस्म देखो आपके हर जगह घुसी हुई है, गैस था मतलब सूल में भी यूज घुसा हुआ था, अम्ल पित्त में भी घुसा था, अग्निमांद में भी, तो शंख भस्म हर जगह याद रखना 2 रत्ती की मात्रा में है, 125 का नहीं, 500 मिलीग्राम वाले 4 रत्ती की मात्रा में दे रखा है इन्होंने। और हुक राउंड वर्म जो है, राउंड वर्म के लिए है मेन है पलाश बीजादि चूर्ण। तो पलाश बीजादि चूर्ण जो है ये राउंड वर्म है, और राउंड वर्म में भी काम करता है पलाश बीजादि चूर्ण। और उसी के साथ में यवनादि गुटिका जो है उसमें भी पलाश बीज पड़ा है, बट वो हुक वर्म के केस में, तो हुक वर्म जहाँ पर भी रहता है, हुक वर्म आपको पता है जब लोग पैरों मतलब कि खेतों में काम करते थे तो उनके पैरों के थ्रू चला जाता था अंदर, तो हुक वर्म जो होता था तो वहाँ पर पलाश के साथ अजवाइन और कंपिल्लक को भी डाला था। कंपिल्लक याद है ना, वो ईंट के जैसा इसका जो दिखता था, मुझे अभी याद आ रहा, आप लोग के टाइम जो सेकंड प्रॉप में थे। और एक पारिसिकादि बटी है, ये भी इसके लिए यूज होती है आपके हुक वर्म के लिए। और सभी जगह आप यूज कर सकते हो। भल्लातक के योग, जैसे भल्लातक क्षीरपाक, मैंने हालांकि भल्लातक के योग में बहुत कम यूज करती हूँ, फ्रेंकली मैं बताऊँ, कुछ लोग यूज करते हैं। संजीवनी बटी आप सेफर साइड में यूज कर सकते हो, क्योंकि संजीवनी बटी, और यहाँ लिखा ना बिडंगारिस्ट का प्रयोग उत्तम है सभी प्रकार के कृमियों में। तो मेरे पास जो पेशेंट आया था वो बच्चा था, मैं उसको कोई रस औषधि नहीं देना चाहती थी, क्योंकि नॉर्मली मैं बच्चों को रस औषधियाँ नहीं देती हूँ, यहाँ तक कि मैं संजीवनी बटी भी नहीं देती, मैं फ्रेंकली आपको बता दूँ। तो मैं आसो अरिस्ट बच्चों को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती है। तो चूर्ण यूज़ कर लो, चूर्ण नहीं कल्पना आपके पास है तो बिडंगा अरिस्ट यूज़ कर लो, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। आसो अरिस्ट जो मार्केट में आते हैं वो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, तो मैंने इसलिए बिडंगा अरिस्ट यूज़ किया था उस बच्चे के साथ में।
और पारिभाद्र पत्र का रथ जो रस होता है उसको मधु के साथ चाटन के लिए आप टेपवर्म के केस में दे सकते हो। टेपवर्म के वही जो बच्चों को निकलते हैं केचुए। और कच्ची सुपारी को नींबू के साथ भी दिया जा सकता है थ्रेडवर्म के साथ में, मतलब केस में। मैंने आज तक कच्ची सुपारी यूज नहीं किया, करके देखेंगे। और रक्त कृमि होते हैं तो महामंजिष्ठादि क्वाथ, मंजिष्ठारिद, नींब पत्र स्वरस, गुड़ची स्वरस। अब एक देखो आपके पास बेस्ट है, जैसे मेरी ड्रग ऑफ चॉइस हर चीज में रहती थी गुड़ची, तो मैंने गुड़ची बहुत ज्यादा यूज किया। तो गुड़ची आपकी क्रीमियों के केस में, खास करके ब्लड डिसऑर्डर में आप बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक मैं आपको बोलूँ स्किन डिसऑर्डर में भी बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हो। यूरिन के मतलब किडनी के कोई भी परेशानी रहती है तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, क्योंकि रस धातु पर गुड़ची आपको बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, पथ्य में सब सारी चीज़ें दे रखी है, बट यहाँ पर रामहर सिंह सर के बुक में दूध पथ्य में दे रखा, वो मुझे कम समझ में आया, तो मैं इसको चाहूँगी चरक से मैं देखकर आपको बाद में बता दूंगी। और अपथ्य में घृत इन्होंने दे रखा, वो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। दही तो होता है भाई, दही हम नहीं खाने देते, दही मेरा मैं किसी पेशेंट को नहीं छूने देती हूँ, क्योंकि मेरा लॉजिक वही होता है, अभिसंधि होता है, और किसी भी इंसान की डाइजेस्टिव फायर अप टू द मार्क नहीं रहती है। कोई दही का बहुत शौकीन हो तो अपने पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को बोलिए तक्र ले, बट मौसम की लिमिटेशंस रहेंगी। और फ्रेश कर्ड का ही तक्र होगा, ये नहीं कि पता चला दही जमा कर फ्रिज में पड़ी है, 4 दिन बाद निकाल करके तक्र बना कर रखा है फिर वो पी रहा है, तो वो सब बहुत हैवी हो जाता है। और जिस तरीके से संस्कार होना चाहिए, मतलब कफज की तकलीफ है तो उसमें क्या डालना है, हींग डालना है, अजवाइन डालना है, जीरा डालना है, क्या डालना है, वो आप डिसाइड करेंगे अपने पेशेंट को, फिर वैसे तक्र लेगा। और जो मिक्सी में 2 बार चला करके लिया जाता है वो तक्र का काम नहीं करता है। तक्र का मतलब मिनिमम 500 to 600 टाइम वो हाथ से मथा होता है, जिस तक्र के आप लोग फायदे जानते हो या पढ़ते आए हो। तो गेहूँ, मूंग, अरहर, ये सब सारी चीजें जो हरी सब्जी, घी, दूध, कटुतिक्त कसाय पदार्थ, तक्र सादी दिवागो, शिग्रू, सहजन, लहसुन, पान, कत्था, मधु इत्यादि पथ्य हैं। तो ये सारी चीजें इस केस में कृमि के है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताओ क्या पूछना है इस चैप्टर में। देखो इसमें मेन आपके क्या आता है, कृमियों की चिकित्सा के हेतु क्या है, तो मेनली कफज और पुरीशज जो हैं दोनों के ही कफ वाले हेतु हैं, और कुष्ठ जो रक्तज वाले हैं उनके कुष्ठ वाले सारे हेतु हैं। चिकित्सा में सिंपल सी है, अपकर्षण, प्रगतिवाद और निदान परिवर्जन, यही 3 चिकित्सा है, ये जरूर याद रखना है। कुछ कुछ दवाओं के सिंपल से नाम है, जैसे बिडंगारिस्ट है, और आपकी पारसिक बटी है, कृमि मुद्गर रस है, कृमि कुठार रस है, शंख भस्म यूज है, नवासल वगैरह इन्होंने अपनी और वजहों से यूज किया। जो मेन इसकी है संजीवनी बटी भी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। रक्तज वाले होंगे तो रक्त शोधक चीजें यूज कर सकते हो, जहाँ जैसे महामंजिष्ठारिद, महामंजिष्ठादि क्वाथ, नींब पत्र स्वरस यूज कर सकते हो। गुड़ची मैंने आपको बता दिया, नहीं गुड़ची याद रहती है तो मंजिष्ठा उनजिष्ठा तो याद ही रहेगी भाई, रक्त पर काम करता है। और शिग्रू गुग्लू भी बहुत बढ़िया काम करता है, तो यानी सहजन का भी अच्छे से यूज कर सकते हो आप, उसके स्वरस वगैरह भी दे सकते हो। इस तरह की अजवाइन बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, हरित की अच्छे से यूज करते हैं। बच्चों के केस में अजवाइन दे सकते हो गुड़ के साथ में, या बच्चों को देख सकते हो तो अजवाइन, हरित की और गुड़ तीनों एक साथ मिला करके उसका लड्डू बना करके, अजवाइन को भून लिया, हरित की को भून करके और उसका लड्डू बना करके दे दिया, तो बच्चे ने बड़े आराम से खा लिया। और ये रात को दे दिया, सुबह वो पॉटी के साथ में निकल गया। तो सिंपल सा गर्म पानी से दे सकते हो, तो ये आप अपने पास बना कर रख सकते हो। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट हो तो अगेन ज्वाइन किया जाए, अदरवाइज रहने दिया जाए। बताएं आप लोग प्लीज। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट हो तो अगेन ज्वाइन किया जाए, अदरवाइज रहने दिया जाए। बताएं आप लोग प्लीज।